आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL के लिए जो रीशेड्यूल्ड एग्जाम डेट्स हैं उनके लिए, जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, और एसएससी CGL 2020 प्री के लिए जो एक्सपेक्टेड मैथ्स का सेट है वो थर्ड सेट होगा। ये ऑलरेडी हम 2 सेट कर चुके हैं जिसमें हम करते हैं 20 क्वेश्चंस। और आपको पता होगा कि हम DI जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके DI के आते हैं वो हम छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि DI के लिए मैंने CPO CGL प्री मतलब 18 वाला, CGL प्री 19 वाला और CPO प्री 19 वाला, CPO प्री 18 वाला, CGL मेंस 18, ये सारे कंपाइल करके एक एक वीडियो अलग अलग बना दी है। अगर आपको DI देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डाटा इंटरप्रिटेशन करके देख सकते हैं, उसमें कई सारी वीडियोज आपको एक एक 2 घंटे की मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि 25 सेट आपको टोटल करवाने के बाद DI का एक सेट मैं दे दूं, या बीच में ही मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन DI के जितने मॉडल बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस DI में आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे आपको करवा दूं, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो 50 में 50 इजीली ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने कल देखा कि लगभग 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कर लेना, वो भी एक मोटिवेशन ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करा जाए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है टाइम एंड वर्क से। कहा गया एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 days, वाई ज्वाइंड हिम। If complete work was finished in 16 days, Y can alone finish that work in how many days? कहा गया कि X 24 दिन में एक काम को कर सकता है, यानी X जो है अगर रेगुलर काम करे 24 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। अब कहा गया कि जब उन्होंने, इतनी इज्जत नहीं देते हैं हम X को, हमने कहा कि जब उसने 4 दिनों के लिए काम किया तो Y ने उसे ज्वाइन करा, यानी कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया उसके बाद Y आ जाता है कि भाई मैं भी काम करूंगा, या भाई बहन जो भी हो कहता है भैया मैं भी आपके साथ कार्य करूंगा। और उसके बाद 16 दिन लगते हैं, काम खत्म हो जाता है। यानी कि 16 दिन Y के आने के बाद नहीं, 16 दिन कुल लगते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो आपसे कहा गया Y अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, आपको दिया क्या गया, आपसे कहा गया कि X टोटल कार्य को 24 दिन में कर सकता है, यानी X कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 डेज। और कहा गया कि जब इसने 4 दिन कार्य कर लिया, यानी इसने 4 दिन किया, उसके बाद Y भी आ जाता है, यानी X प्लस Y कार्य करने लगते हैं। और आपसे कहा गया कि 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। यानी हम बात करें कि X और Y ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे कि 4 दिन तो X ने ऑलरेडी कर लिया था, टोटल 16 दिन लगे, यानी 12 दिन Y के साथ में इसने कार्य किया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर X ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो X तो शुरुआत से ही काम में था, यानी कि X ने 4 दिन इधर और 12 दिन इधर, यानी X ने कितने दिन कार्य किया, 16 दिन कार्य किया। और Y ने कितने दिन कार्य किया, Y ने 12 दिन कार्य किया और काम खत्म हो गया। आपको पता है कि X अगर 24 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, X अगर 24 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, तो 16 दिन में उसने कितना कर लिया होगा, 16/24 हिस्सा। देखिएगा, LCM मेथड से हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी फ्रैक्शन मेथड पे आते हैं। देखिए, आपको दिया गया था X 24 डेज में टोटल वर्क कर सकता है, तो 16 दिन में वो कितना कार्य कर लेगा, 16/24, यानी हम कह सकते हैं 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 2/3 कार्य का हिस्सा X ने कर लिया। X ने कितना हिस्सा किया, 2/3 हिस्सा। आपका टोटल वर्क था 1, जिसमें से 2/3 X ने कर लिया, तो Y ने कितना किया, Y ने किया होगा 1 में से 2/3 हिस्सा तो X ने कर लिया, यानी Y ने किया 1 - 2/3, यानी 1/3 हिस्सा। और Y कितने दिन करता है, 12 दिन, यानी Y 12 दिन में 1/3 हिस्सा कार्य का करता है। तो आप कहेंगे पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, या हम कहें Y 1/3 कार्य को 12 दिन में करता है, तो Y पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 12 × 3 यानी कि 36 दिन में करेगा। तो Y कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। तो आपका करेक्ट आंसर C वाला हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। X अगर 24 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, आपको दिया गया था, और इसने 16 दिन कार्य किया, यानी कि देखो, आपको अगर डायरेक्टली करना है तो X 24 दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन उसने किया, यानी 2/3 X ने कर दिया। और Y कितना करेगा, अगर पूरा कार्य 1 है तो अगर X 2/3 कर देता है तो शेष कार्य Y ने किया, यानी Y ने 1/3 कार्य किया। और Y ने कुल कितने दिन कार्य किया है, 4 दिन तो वो था नहीं, टोटल 16 दिन कार्य चला, यानी 12 दिन वो कार्य करता है, यानी 12 दिन में 1/3 कार्य, तो पूरा कार्य करने में 36 दिन। तो यही है आपकी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं।
अच्छा, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हम ले नहीं रहे थे, तो आज हमने नल और टंकी भी ले लिया। कहा गया ये टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 20 मिनट्स एंड बाय अनदर टैप इन 60 मिनट्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपको पता होगा गांव में डिस्टर्बेंस थोड़ी सी रहेगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कहा गया ये टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 20 मिनट्स एंड बाय अनदर टैप इन 60 मिनट्स। यानी कि एक टैप जो है, एक नल जो है, इसको 20 मिनट में फिल कर सकता है और एक दूसरा टैप है जो इसे 60 मिनट में फिल कर सकता है, टंकी को। ठीक है, यानी एक टोटी है जो 20 मिनट में भरती है और दूसरी टोटी 60 मिनट में भरती है। कहा गया दोनों नल 10 मिनट के लिए खुले रखे जाते हैं, यानी बोथ टैप्स आर ओपन या आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, यानी दोनों को 10 मिनट के लिए ओपन कर दिया जाता है। अब कहा गया कि फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है, यानी कि 10 मिनट खोले रखने के बाद पहला नल यानी ए वाले को बंद कर दिया जाता है। आपसे कहा गया इसके बाद टैंक पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ए, ध्यान दीजिएगा, कहा गया ए और बी, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 60 मिनट में भर सकता है और दोनों मिलकर 10 मिनट तक कार्य करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम मेथड से करना इजी होगा। हम मान लेते हैं 20 और 60 का एलसीएम लेते हैं 60, और एलसीएम कितना हो गया 60, और इसी 60 जो आ रहा है एलसीएम, इसी को मान लेते हैं कि टंकी जो है हमारी वो पूरी 60 लीटर की। अब अगर टंकी 60 लीटर की है, ए 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरता होगा, और बी 60 मिनट में 60 लीटर भरता है, यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरता होगा। अब देखिए, ए 3 लीटर 1 मिनट में भरता है, बी 1 लीटर भरता है, यानी दोनों मिलके कितना भरेंगे, 3 1 4। अब दोनों मिलके ए और बी मिलके कितना कितना भरेंगे, ए भरता है 3 लीटर, बी भरता है 1 लीटर, यानी दोनों मिलके 4 लीटर। 4 लीटर भरते हुए ये 10 मिनट तक कार्य करते हैं, यानी इन्होंने 40 लीटर तो भर दिया। इन दोनों ने मिलके कितना लीटर भरा, 40 लीटर। 60 लीटर की टंकी थी, 40 लीटर ऑलरेडी भरा जा चुका है, यानी रिमेनिंग पार्ट कितना है, 20 लीटर्स। और आपको पता है जब 20 लीटर्स बचा हुआ है, यानी 20 लीटर टंकी में पानी आ सकता है, उसके बाद हमने ए टैप को बंद कर दिया। अब अगर ए टैप को बंद कर दिया गया तो अब कार्य कौन कर रहा है, बी टैप, यानी बी वाली टोटी जो है वो कार्य कर रही है। और बी भरता कितना है, बी भरता है 1 मिनट में 1 लीटर, भरना कितना है 20 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, 20 लीटर भरना है, तो टाइम कितना लगने वाला है बी द्वारा, आप कहेंगे 20/1, यानी 20 मिनट लगने वाला है। यानी कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसके बाद पूछा गया है। यानी कि आफ्टर दिस द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन व्हाट टाइम, यानी कि ये जो 10 मिनट चल चुका होता है इसके बाद पूछा गया, तो आप कहेंगे जब 10 मिनट चल चुका होता है उसके बाद 20 मिनट लगते हैं टंकी को भरने में। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका ज्योमेट्री से है। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी ए डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक बेसिक सा थ्योरम कहें या बेसिक सा कॉन्सेप्ट कहें, जो भी कहें वो यूज करना पड़ेगा। देखो, आपको दिया गया कि एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। यानी अगर ये वाला कोण बी 70 था तो कोण सी भी 70 हो जाएगा। आपको दिया गया कोण बी ए डी, यानी पूरा कोण कितना है, ये वाला पूरा कोण कितना है 80 अंश, यानी ये पूरा कोण है 80 अंश। अब आप ध्यान से देखिए, ये है 70, ये है 80, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश का। अरे देखिए, ये 70 है, ये 80 है, तो पूरा 180 होना चाहिए, यानी ये 30 अंश हो जाएगा। आपसे पूछा गया ए डी ई, देखो ये 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 150 अंश, क्योंकि एक रेखा के एक साइड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये देने की कोई ज़रूरत थी। आपको दिया गया b बराबर 70 अंश, बी ए डी यानी ये पूरा कोण दे दिया गया 80 अंश। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए डी क्या होगा, इसका बाह्य कोण होगा। इस वाले त्रिभुज ए बी डी के लिए, जो ट्राइंगल ए बी डी है उसके लिए ए डी क्या होगा, बाह्य कोण। और बाह्य कोण जो होता है वो सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी अपोजिट जो दोनों एंगल होते हैं उसके योग के बराबर, यानी 70 और 80 जुड़ेगा तो 150। इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं 70 80 तो ये 30 हो गया, अगर ये 30 है पूरा 180 अंश होना चाहिए तो 150 हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन हुआ तो तुरंत जवाब दूंगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे जेन्युइन एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे, फेलो एस्पिरेंट, जो आपको जवाब दे देंगे। उसमें कई सारे हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस दे चुके हैं, अच्छा नंबर भी पाएँ, तो वो लोग आपको जवाब दे देंगे। कहा गया tan थीटा, इफ tan थीटा प्लस 1 tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पेपर का लेवल आप थोड़ा एवरेज रख रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट करिए। देखो,
मैं कह रहा हूँ कि 25 सेट में आपको सारे लेवल के सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करा है तो बेसिक से करें, ठीक है, ताकि आपको 2500 सेट करने के बाद हर लेवल के क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। तो आपको ये मैनेज करके चलना है। अब देखो, अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 दिया जाए, या sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू 2 दिया जाए, या आपको x प्लस tan थीटा को x एज्यूम करिए, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया जाए, तो आप कहते हैं कि x बराबर क्या होता है 1, यानी कि जो भी यहाँ पे दिया जाएगा वही अगर यहाँ पे 1/में है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 1। अब अगर tan थीटा 1 हो गया तो आप कहेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1, तो 1 प्लस 1/1 की वैल्यू 1, यानी 1 + 1 इक्वल टू 2। तो आपका करेक्ट आंसर 2 हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मैंने देखा CHSL का जब एग्जाम हो रहा था कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरा झकाझोर स्टाइल में आ रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 12/13 दिया गया, आपसे 2 sin थीटा cos थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पूछा गया। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, और अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कहीं पे आ रहा है तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। लेकिन इसका कहीं यूज नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे। देखो, tan थीटा इक्वल टू 12/13 दिया गया। देखो, एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको एज्यूम करना है थीटा, ये 90 डिग्री। अब अगर tan थीटा की बात हो रही है, tan थीटा होता है कितना, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर यानी 169, और प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है, 144। या आप कहें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम करो, ये 12/13 लिखे रहो, या ये भी फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप क्या करते, आप cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे भाग कर देते। तो अगर हम cos स्क्वायर थीटा से अंश में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, और हर में अगर cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो दोनों टर्म्स में होगा। तो cos स्क्वायर थीटा में अगर cos स्क्वायर थीटा से भाग होगा तो 1, और sin स्क्वायर थीटा में अगर cos स्क्वायर थीटा से भाग होगा तो tan स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की पावर cos थीटा से कैंसिल, यानी ये हो गया 2 tan थीटा sin थीटा अपान cos थीटा कितना होता है tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये जो फार्मूला बन रहा है आपका, ये tan 2 थीटा का बन रहा है, और यहीं से प्रूव भी होता है कि 2 sin थीटा cos थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को अगर प्रूव करना है तो tan 2 थीटा आप ऐसे भी लिख सकते थे, या आप sin 2 थीटा अपन cos 2 थीटा करके भी कर सकते थे। अब देखिए, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 2 × 12/13 अपान 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटे 13 का स्क्वायर 169। अब सॉल्व करिए इसको, यानी ये हो गया 24/13 बटे 169 में से 144 यानी 25/169, यही तो हो गया। 13 से काटेंगे ये 13 हो जाएगा, 13 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 13 × 24, 13 × 24 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 312/25। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी कैलकुलेशन, देखो इसमें कोई जादू नहीं है। 13 चौको 52, यूनिट डिजिट 2 पता चल गई, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब मैंने कहा 13 दूना 26 यानी 250 से तो बड़ा होगा, यानी ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर 312 हो गया। समझ आ गया। तो आपको यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से आंसर में भाग करके और सीधे tan थीटा की वैल्यू रख देनी थी, बस। एक और सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है, कहा ये स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2a एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ आउटर एंड इनर स्क्वायर्स इज। देखिए, कहा गया कि एक वर्ग जो है 2a व्यास के एक सर्किल में बना हुआ है, यानी कि एक 2a व्यास का एक सर्किल है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर इसके अंदर बना हुआ है, यानी इस प्रकार से आपका स्क्वायर बना हुआ है। बना देते हैं स्क्वायर हम, ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर अगर नहीं भी बना है तो आप एज्यूम कर लीजिए स्क्वायर ही है। और कहा गया कि दूसरा वर्ग सर्किल के बाहर है। देखो, एक वर्ग और है जो यहाँ पे बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा कैसे, इस प्रकार से। यहाँ 1 मिनट इधर भी टच करवाना है आपको, तो इस प्रकार से आपका ये भी वर्ग ही है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि जो वर्ग का व्यास, वृत्त का व्यास जो है वो 2a है, यानी कि ये आपको दिया गया है 2a। अब आपसे कहा गया कि बाहरी और आंतरिक वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर मैं बात करूं जो डायमीटर एक खींचा गया है, ये अंदर वाले वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, अंदर वाले वर्ग के लिए ये विकर्ण है। और अगर हम माने अंदर वाले वर्ग की भुजा x है तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2x, जो कि बराबर दिया गया आपको 2a के, यानी हम कह सकते हैं x बराबर हो गया आपका √2a, यानी अंदर वाले वर्ग की भुजा √2a हो गई। और आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से एक चीज़ करें, देखो अगर मैं बात करूँ कि सर ये बताओ कि ये देखो
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है, क्योंकि त्रिज्या ही तो है ये। तो इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी है, यानी ये भी डायमीटर, यानी कि जो ये साइड है बाहरी स्क्वायर की, ये भी देखो पहले हमने अंदर वाले स्क्वायर के लिए साइड निकाल ली। अब अगर अंदर वाले स्क्वायर के लिए साइड निकाल लेते हैं तो हम सेंटर से एक डायमीटर ड्रा करते हैं जो कि दूसरे वाले वर्ग के लिए भुजा हो जाएगी, बाहर वाले वर्ग के लिए भुजा, यानी कि जो बाहर वाला वर्ग है अगर उसकी भुजा को y माने तो y बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का जो वृत्त का डायमीटर है यानी व्यास है वो बाहरी वाले वर्ग के लिए भुजा हो जाएगी, यानी बाहरी वाले वर्ग के लिए भुजा कितनी हो गई 2a और अंदर वाले के लिए √2a। अब आपसे कहा गया क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है, तो बाहरी वाले वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे तो y स्क्वायर हो जाएगा यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, और अगर अंदर वाले का पूछे तो x स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको अंतर निकालना है तो 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इट मीन्स 2a स्क्वायर, यानी कि आप कहें एरिया ऑफ x और एरिया ऑफ y अगर आपको अंतर निकालना है तो आप कहेंगे 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इट मीन्स 2a स्क्वायर। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं, समझ आ गया ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाते हैं तो जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त का व्यास होता है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, यानी कि इफ वी ड्रा ये स्क्वायर इनसाइड अ सर्किल देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर। और अगर एक वर्ग किसी वृत्त को सर्कमस्क्राइब करता है यानी घेरता है तो जो वृत्त का डायमीटर होगा यानी व्यास होगा वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा, यानी कि इफ ये स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्स ये सर्किल देन द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। गॉट इट। दोनों चीजें समझ आ गए। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया गिवन दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 385, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 6 टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 20 टू द पावर 2। ये सारा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, प्री में भी पूछे जाने लायक है। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन का या हम कहें सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। देखो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, सबका स्क्वायर निकाल के 10 ही संख्या है निकाल के जोड़ सकते हो, बट आपको क्या करना है, आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसको लिखना है एक बार, एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में अभी बता रहा हूँ कहाँ से क्या करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया प्लस 4 का स्क्वायर लिख लिया और प्लस 6 का स्क्वायर लिख लिया प्लस 8 का स्क्वायर लिख लिया और प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ऐसे 20 के स्क्वायर में अगर 2 के स्क्वायर से भाग करोगे तो ये बचेगा 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है 1 के स्क्वायर से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम कितना है 385, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 385। आपको एग्जाम में यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। अब 4 का 385 में गुणा होगा तो 4 पंचे तो 20 हो गया, यानी ये और ये खत्म हो गया। अब आपका बच्चा कितना 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 3 12, 2 12 3 15, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1540। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सी। आपको क्या काम करना था 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना था बस। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो आप 3 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, हालांकि कुछ खतरनाक नहीं दिख रहा है। कहा गया 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर वाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर मैं बात करूं कि गुणा किया गया है किसका, 3 सही x बटे 7 और 2 सही y बटे 5 का, और ये वैल्यू कितनी दे रहा है 10 दे रहा है। तो आपसे पूछा गया क्या होगी वैल्यू। अगर मैं बात करूं 1 सही 2 बटे 3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 का 1 में गुणा होता है 2 जुड़ जाता है, यानी 3 एकम 3 गुणे 1 धन 2 बटे 3 यही तो लिखता है। इसी प्रकार 3 सही x बटे 7 को लिखेंगे 21 प्लस x बटे 7, और ऐसे इसको लिखेंगे 5 दूनी 10 प्लस y बटे 5 इज इक्वल टू 10। अब आप गुणा कर लीजिए 7 5 का 10 में, यानी ये हो गया 21 प्लस x इंटू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 35 इंटू 10 350। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू रख के ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। देखो
अब कैसे रखोगे, समझदारी क्या होगी आपकी। देखो 21 3 24, अगर मान लो x बराबर 3 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू पहले वाली है, y की वैल्यू बाद में, x बराबर 3 रखोगे तो ये 24, यानी कि 24 का किसी संख्या में गुणा हो रहा है और 350 दे रहा है। ये संख्या भी पूर्णांक है, क्योंकि देखिए x और y की सबकी वैल्यूज पॉजिटिव में दी गई है, तो 10 + y भी पूर्णांक होगा। यानी कि अगर x बराबर हम 3 रख रहे हैं तो ये 24 इसका फैक्टर होगा, तभी गुणनफल करने, मतलब इसका और इसका गुणनफल करने 350 आएगा। यानी 350 का गुणनफल ये भी होगा और ये भी होगा। यानी x और y की जो भी वैल्यूज हो, जो ब्रैकेट वाली संख्या है, यानी 21 + x और 10 + y दोनों फैक्टर होनी चाहिए 350 के। तो अगर आप 3 रख रहे हो तो फैक्टर नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। अगर 5 रख रहे हो तो 26 आ रहा है, 26 भी फैक्टर नहीं हो रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया। अब आप वैल्यू रखो 21 4 25, मान लो x बराबर तो 4 हो गया, यानी कि ये 25 हो गया। और 25 इंटू, अब यानी कि x बराबर तो 2 ही ऑप्शन बचा और दोनों में x बराबर 4, यानी x बराबर तो आपका 4 हो गया। अब अगर x बराबर 4 हो गया तो 21 + x यानी 25 इंटू 10 + y बराबर कितना दिया गया 350। सॉल्व करो, 25 × 25, 25 चौको 100, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, अरे 10 + y 14, तो y बराबर 4। अब y की भी वैल्यू 4 आ गई, x की भी वैल्यू 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। समझ आ गया ना। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा था, इस वजह से मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या गया, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O एंड SOR इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट S ऑन द सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग PQ प्रोड्यूस्ड एट R सच दैट QR इज इक्वल टू OS। If angle QRO is equal to 30 डिग्री then the angle POS is equal to, आपसे कहा गया PQ जो है वो A केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है, O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है। हम मानते हैं ये आपका क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और PQ इसकी एक कोई जीवा है, PQ इसकी एक कोई जीवा है, यानी ये P है, ये Q है, जिसको R तक बढ़ाया जाता है। और SOR यानी कि SOR एक वृत्त, यहाँ पे लाइन सेगमेंट कर लीजिएगा, वृत्तखंड ना करके रेखाखंड कर लीजिएगा। यानी SOR इस प्रकार से कुछ है, आपका ये O सेंटर है, ये S है और ये SOR आपका क्या आ गया, रेखाखंड। अब आपसे कहा गया, और S जो है वो वृत्त पे कोई बिंदु है। अब आपसे कहा गया QR इज इक्वल टू OS। आप सबसे पहले क्या काम करिए, OS आपको पता है, OQ को मिला लीजिए और PO को मिला लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको दिया गया कि QR इज इक्वल टू OS। अच्छा एक चीज़ बताओ, OS है क्या, OS त्रिज्या है, OS आपकी त्रिज्या है, आपको पता है ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। और अगर QR किसके बराबर हो जा रहा है, OS के, तो वो OQ के भी बराबर होगा, क्योंकि अगर त्रिज्या R है तो आपको पता चल जाएगा कि QR भी R हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल OQR को देखिए, इसमें दिया गया QRO की वैल्यू 30 अंश है, यानी ये वाला कोण आपका 30 अंश है। अब अगर ये वाला 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 30, ये 30, ये इसका बाह्य कोण, तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला हो जाएगा 60 अंश। अब अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60। अब आपको पता है ये 60 हो गया, ये इतना 30 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा एंगल गया था, POS, तो आपने निकाल लिया POS कितना आ गया, 90। समझ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए बाह्य कोण क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाह्य कोण का योग सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, इन अ ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बस इतना सा। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कहा गया द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ द टू क्यूब्स इज 3:2, यानी कि डायगोनल्स का जो रेशियो दिया गया वो 3:2 है। दो क्यूब यानी दो घनों के विकर्णों का जो अनुपात दिया गया वो 3:2 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ दीज टू क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि इनके किसका अनुपात पूछा गया, सतह क्षेत्रों का। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया का अनुपात पूछा जाए या सरफेस एरिया का अनुपात पूछा जाए किसी भी क्यूब के लिए, किन्हीं भी दो क्यूब्स के लिए, तो वो अनुपात होता है A²/B², जहाँ पे A पहले वाले घन का किनारा है या हम कह साइड है, और B दूसरे वाले घन का किनारा है। अब आपको दिया गया है कि अगर पहले वाले घन की भुजा A है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, A√3, यही तो होगा। और अगर दूसरे वाले घन की भुजा B है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, B√3, और इन दोनों का अनुपात दिया गया है A√3 और B√3 का 3:1
2, यानी √3 कट गया, यानी ए अनुपात भी आपको दिया गया 3:2। और आपसे पूछा गया सतह क्षेत्र और फलों का अनुपात, ये हो जाएगा a²/b²। अगर a/b 3/2 है तो a²/b² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9:4। कितना ईजी सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था। क्या कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन x⁻6 माइनस 18x³ प्लस के विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कहा गया कि किस के बोले तो के किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए, किस मान के लिए व्यंजक जो है x⁻6 18x³ और प्लस के x⁻6 माइनस 18x³ प्लस के एक पूर्ण वर्ग होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको करने के दो तरीके हैं। एक, आपको पता है ये किस में द्विघात है, आप कहेंगे x⁻6 को लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर और माइनस 18x³ प्लस के, यही दिया गया है। अब x³ को थोड़ी देर के लिए m एज्यूम करिए तो ये हो जाएगा m² माइनस 18m प्लस के। यानी आपसे पूछा गया ये कब पूर्ण वर्ग होगा। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको पता होना चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्ति कर d = होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और आपको पता है b और a और c कहाँ से निकालेंगे, तो इसकी तुलना हम करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ पे m है तो am² प्लस bm प्लस c से तुलना कर दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, m² का घाता मतलब m² का गुणांक यानी 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac रखिए। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 जब हमें रूट बराबर दिए गया, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4ac यानी कि -4 × 1 × k, 4 × 1 × k इज इक्वल टू आपको दिया गया 0, यानी 4k इज इक्वल टू 324 यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया 81। तो k की वैल्यू कितनी हो तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 81। पहली मेथड तो ये थी। दूसरी मेथड क्या होगी, देखो x⁻6 को लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर और माइनस आप 18x³ को लिख सकते हैं 2 × 9 या 2 × x³ × 9 और प्लस के। अब ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि x³ का जो स्क्वायर है ये मानिए a, x³ को a मानिए तो a² लिखा हुआ है माइनस 2a × ये b लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे आना चाहिए b², यानी k की जगह पे जो k है वो b² होगा। और आपको पता है b की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि k की जगह पे क्या आना चाहिए 81। अब माइनस 81 क्यों नहीं होगा, क्योंकि +8 का स्क्वायर ऑलवेज मतलब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, रूट पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि √5 + x प्लस √5 - x डिवाइडेड बाई √5 + x माइनस √5 - x इज इक्वल टू 3। तो कहा गया x की वैल्यू क्या होगी। देखो, ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का माने अलजेब्रिक माने दोनों का ही है। देखो, आपको क्या करना है यहाँ पे कैची गुणा, या आप ऑप्शन पुटिंग से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, x बराबर 4 रख के देखते हैं। अब हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे ये क्या करें, रूट से बाहर आ जाए। अब x बराबर अगर थोड़ी देर के लिए मैं 4 रखूँ तो x बराबर 4 रखिए। इसमें वैल्यू पुटिंग से पहली मेथड वैल्यू पुटिंग है। x बराबर 4 रखिए तो 5 4 9 का वर्गमूल 3 प्लस 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का वर्गमूल 1 बटे 5 प्लस 4 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 3 1 4 में से 2 से भाग होगा तो आपका आंसर आना चाहिए 2, जो कि दिया गया 3, तो 4 तो होगा नहीं, यानी आपको 3 पे खेलना पड़ेगा। अगर हम 3 पे खेलेंगे तो 5 3 8, 8 का वर्गमूल 2 √2 प्लस 5 में से 3 घटेगा √2, यानी ये √2 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 + 3 ये 2 √2 नीचे माइनस √2 होगा। तो आपका ऊपर आ जाएगा 3 √2, नीचे आ जाएगा √2 कैंसिल, आपका आंसर 3, यानी x बराबर हो गया 3। ऐसे भी कर सकते थे वैल्यू पुटिंग से। और अगर आपको अच्छा एक चीज़ आप कहेंगे कि सर आपने पहला दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन अगर है तो वैल्यू पुटिंग ना जाइए, लेकिन अगर इंटीजर दिख रहा है तो इंटीजर को ही ट्राई करिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, इसको अगर ये मेथड नहीं आपके दिमाग में आती तो क्या करेंगे, कैंची गुणा, यानी कि आप क्या लिखेंगे, इसका 3 में गुणा कर देंगे और 3 को 3/1 लिख के 1 का इसमें गुणा, यानी आपका हो गया √5 + x प्लस √5 - x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ √5 + x और माइनस 3 टाइम्स ऑफ √5 - x। अब √5 - x वाले को एक साइड में, √5 + x वाले को एक साइड में, यानी ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ √5 - x इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ √5 प्लस एक्स, यानी 2 से कट गया, ये 2 हो गया, यानी आपका 2 बराबर हो गया √5 प्लस एक्स अपान √5 माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 बराबर 5 प्लस एक्स बटे 5 माइनस एक्स। लगा लीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी आप कह सकते हैं, या आप यहीं भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही न पड़ती। तीसरी मेथड वो हो जाएगी, लेकिन दूसरी मेथड अभी देखिए। आप देखो क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में कहते हैं अगर अंश में हर को जोड़ा गया तो दूसरी बार हर में से अंश को जो दाएं साइड में करेंगे वही बाएं साइड में करेंगे। यानी 5 प्लस एक्स में अगर 5 माइनस एक्स को घटा रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 2x। अब नीचे जोड़ दीजिए तो ये बट्टे 10 हो जाएगा। अब यहाँ भी 4 में से 1 घटेगा 3 और 4 में 1 जुड़ेगा 5, 5 1 5, 5 दूने 10, 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं, और कंपोनेंडो डिविडेंडो यहीं पे लगा देते तो आप यहीं पे √5 प्लस एक्स अपान √5 माइनस एक्स निकाल लेते, फिर वही करते जो आगे हमने किया है। कालिक मतलब प्रभुत्व वाला क्वेश्चन देखिए, यानी कि एग्जाम किसी भी मौसम में हो ये क्वेश्चन आना ही आना है। इस फार्मूले पे बेस्ड, कई बार कुछ और पूछा जाएगा, लेकिन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं पूछूँ कि x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर x³ + y³ + z³ का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 3xyz प्लस x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy + yz + zx। चौंकिए नहीं, चौंकिए बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने कहा सर अगर हमें x + y + z का होल स्क्वायर कर लेंगे तो x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा, और उसमें से 3xy 3yz 3zx घटाएंगे तो हमारा -xy -yz -zx आ जाएगा। उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पता थी वैल्यू x + y + z की, हमें पता थी xy + yz + zx की, हमें पता थी x + y + z की, और हमें पता थी 3xyz की। आप देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 3xyz कितना हो जाएगा 48 × 3 यानी 144 प्लस x + y + z 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू 44 यानी कि 132। बस इसी को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। यानी हो गया 144 + 12 इंटू 144 माइनस 132, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12। तो 12 इंटू 12 144 प्लस 144, यानी आपका आंसर कितना हो गया 288। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, उसका एक क्वेश्चन लिया, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। कहा क्या गया कि देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी कि 3 जो कंटेनर हैं वो उनका मतलब जो क्षमता है, धारक क्षमता वो बराबर है। अगर द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2, यानी कि हमें एसिड और वाटर का अनुपात दिया गया पहले में 3:2, दूसरे में दिया गया 7:3 और तीसरे में दिया गया 11:4। ठीक है। अब कहा गया यदि सभी तरल पदार्थ एक साथ मिलाए जाते हैं तो एसिड का वाटर से रेशियो क्या होगा। देखो अगर आपको ऐसा दिया जाए कि कैपेसिटी समान है, तो आप क्या करेंगे, 3 2 जोड़ेंगे 5, 7 3 10 और 11 4 15। अब आपको क्या करना है, आपको दिया गया क्षमता बराबर है, हम 5 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, हमें पता चल जाएगा 5 10 और 15 का एलसीएम 30, तो सबको 30 बना लीजिए। 30 बनाने के लिए इसमें यहाँ 5 है तो 6 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ 15 है तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। तो 3 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे एसिड और वाटर का न्यू रेशियो, यानी कि जो एसिड और वाटर की मात्रा है, तो हम कहेंगे वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 12, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 21 9, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 22 8। अब आपसे कहा गया तीनों को एक मिक्सचर उसमें डाल दिया जाता है बर्तन में, तो हम डालेंगे तो एसिड कुल कितना हो जाएगा इतना, और वाटर कितना हो जाएगा इतना। तो आप अनुपात निकाल लीजिए, यानी एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। एसिड जोड़ेंगे 18 21 और 22, यानी 8 1 9 2 11, और ये 1 2 3 2 5 1 6, यानी 61 तो एसिड हो गया। वाटर कितना हो जाएगा 12 9 21 8 29, यानी एसिड और वाटर का अनुपात कितना आ गया 61:29। तो आपको ऐसे कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3:2 पहले में था, 7:3 दूसरे में था, 11:4 तीसरे में था। हमें दिया गया था कि जो तीनों टैंकर्स हैं, यानी तीनों जो कंटेनर्स हैं, उनकी कैपेसिटी समान है, तो हमने सबको जोड़ के एलसीएम लेके बराबर कर दिया और उसके बाद में ऐड कर दिया, तो सीधे सीधे हमारी मात्रा आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बेसिकली 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहा गया ये फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹10, यानी कि वो कुछ संतरे खरीदता है, 4 संतरे 10 रुपये में,
और कहा जाता है एंड इक्वल नंबर मोर एट 5 फॉर 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये में 5 की दर से समान मात्रा में और संतरे खरीदता है, यानी कि 5 मिलते हैं 10 रुपये में। एक ये वाली क्वालिटी है, एक ये वाली क्वालिटी। अब कहा कि वो पूरे को 20 रुपये पर 9 संतरे की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं मानूं कि पहले 4 संतरे खरीदता है और बाद में 5 संतरे खरीदता है, तो आप कहेंगे कि सर तब तो मात्रा बराबर नहीं हुई, क्योंकि आपको दिया गया है समान मात्रा में संतरे खरीदता है। अब देखो आपको पता है 4 संतरे 10 रुपये में खरीद रहा है और दूसरे वाली क्वालिटी में 10 रुपये में 5 संतरे मिल रहे हैं, तो आपको मात्रा बराबर करनी है, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि 4 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एक काम करो, आप क्या काम करो, 20-20 संतरे दोनों के ले लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20। यानी आपने कहा 20 ऑरेंजेस ले लो, यानी 20 ऑरेंजेस इस टाइप के खरीदेंगे। टोटल कितने ऑरेंजेस खरीदेंगे? 20। अगर 4 ऑरेंजेस का दाम 10 रुपये है तो 20 का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। और सिमिलरली अगर ये 20 संतरे खरीदेंगे तो 20 संतरे खरीदने में कितना रुपया लगेगा? 5 संतरे 10 रुपये के, यानी 20 ऑरेंजेस फॉर कितने का हो जाएगा? 40 रुपये का। अब आपसे कहा गया कि वो पूरे को 20 रुपये में 9 संतरे की दर से बेच देता है, यानी कि ही सेल्स द होल लॉट एट 9 फॉर 20 रुपीज़। देखो अब वो क्या करता है कि 20 रुपये में 9 संतरे बेच देता है, 20 रुपये में 9 संतरे बेच देता है। उसने 50 और 40 90 रुपये टोटल लगाए हैं, 90 रुपये टोटल लगाए, और उसके पास संतरे कितने? 20-20 40 संतरे उसके पास है। अब वो क्या करता है, दोनों को मिक्स करता है और 20 में 9 के भाव से, यानी 20 रुपये में अगर 9 संतरे बेचेगा तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20/9। एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20/9। तो उसके पास संतरे कितने? 40, यानी एक संतरे को अगर 20/9 रुपये में बेचेगा तो 40 को कितने में बेचेगा? 40 × 20/9। बेसिक से पहले सीखिए, अगले पार्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं दूसरी मेथड से करवाऊंगा। देखो आपसे कहा गया कि उसके पास टोटल 40 संतरे हैं और वो 20 रुपये में 9 के भाव से बेच देता है, यानी कि एक संतरे को 20/9 रुपये में बेचता है, तो 40 संतरे को कितने में बेचता होगा? 800/9, यानी उसका टोटल सेलिंग प्राइस आया 800/9 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट प्राइस है 50 और 40 90, यानी वो खरीदता तो है 90 का, बेचता है 800/9 का, तो उसका लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहेंगे कि सर ये लॉस तो होगा, कितने का होगा? आप देखो ये जो 800/9 है ये किससे कम है? आप कहोगे ये 90 से कम है, तो आपका कॉस्ट प्राइस तो आपका पड़ा है 90, कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो आप कहेंगे कितने का लॉस हो रहा है? तो आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 90 माइनस 800/9, यानी ये हो जाएगा 10/9 रुपये। और अगर 10/9 रुपये का 90 पे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10/9 रुपये बटे कॉस्ट प्राइस, यानी 90 और गुणे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि आपका हो गया 10 और इंटू 10, यानी कि 100/81। 100/81% का क्या हो रहा है? लॉस, यानी कि लॉस हो रहा है एक सही 19/81% का। देखिए बेसिक पहले सीखिए, उसके बाद हम अगले पार्ट में, जैसे पिछले पार्ट में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन लिया था, उसको बेसिक से किया था, यहाँ पे हमने थोड़ी और मेथड से कर ली, और ऐसे यहाँ पे ये बेसिक से कर रहे हैं। अगले पार्ट में जब मैं लूँगा तो वहाँ पे कोई और मेथड सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कई सारी मेथड बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आपको दिख रहा होगा। कहा गया ये नंबर n इज इक्वल टू 897324 P64Q। नंबर क्या दी गई है? 897324 P64Q। एक बार मैच कर लीजिए फिर से। कहा गया 897324 P64Q इज डिविजिबल बाई बोथ 8 and 9। कहा गया कि ये संख्या जो है ये 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, यानी 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, यानी P और Q की योग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2, 11 या 9। देखो अगर आपको दिया गया कि ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करो। 8 से डिविजिबिलिटी यानी 8 से विभाज्यता का नियम है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब लास्ट 3 डिजिट से अगर आपको काटना है इसको, तो आप कहेंगे कि Q बराबर क्या हो सकता है? Q बराबर 0 से 9 तक हो सकता है, तो Q बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो 640 आएगा जो कि 8 से कटेगा, और Q बराबर 0 + 8 यानी 8 रखेंगे 648 आएगा, वो भी 8 से कटेगा। यानी Q की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 8 हो सकती है। अब केवल 8 से तो विभाजित है नहीं, अदरवाइज हम कह देते Q की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 और 8, लेकिन ये दिया गया ये 9 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि ऑल डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो सम निकालो। तो अगर आप सम निकालने जाओगे तो आपका आ जाएगा 8 9 17 7 24 3 27 2 29 4 33
6 39 4 43 प्लस पी प्लस क्यू, यानी 43 प्लस पी प्लस क्यू, 43 प्लस पी प्लस क्यू। अब देखो आपसे पूछा गया कि P प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, P प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। अब ध्यान से देखिएगा P प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। आप कहेंगे कि 43 तो इतना है और P प्लस क्यू और आया, और अगर ये 9 से कट रहा है तो ये 43 प्लस P प्लस क्यू या तो कितना होगा 45 होगा और या तो 54 होगा, ठीक है, या तो 45 होगा या तो 54 होगा। और हम 63 ले नहीं सकते क्योंकि तब P प्लस क्यू बराबर 21 हो जाएगा, और P और Q दोनों 9 से छोटे हैं तो P और Q मिलके 21 हो नहीं सकते, यानी इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 43 प्लस P प्लस क्यू की या तो 45 होगा या तो 54 होगा। अब अगर हम मानते हैं कि 43 प्लस P प्लस क्यू 45 है तो यहाँ से हमारा P प्लस क्यू कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू कितना आ जाएगा 2। और अगर हम मानते हैं कि 43 प्लस P प्लस क्यू बराबर 54 है तो हमारा P प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा 11। अब देखो P प्लस क्यू बराबर, अगर अब यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 11। अब अगर P प्लस क्यू बराबर, तो आपको P जो निकालना था वो तो निकल आया, यानी P प्लस क्यू की वैल्यू पूछी गई थी तो या तो 2 होगा या तो 11 होगा, यानी फर्स्ट एंड इधर फर्स्ट आर सेकेंड, इधर फर्स्ट आर सेकेंड, या तो पहला हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि P की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है तो आप कहेंगे कि अगर P प्लस क्यू 2 है तो Q बराबर 0 होना पड़ेगा, Q बराबर 0 हो गया तो P बराबर 2 हो जाएगा, और अगर Q बराबर 8 हो गया तो P बराबर 3 हो जाएगा, यानी P की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं 2 और 3। अब अगर Q 0 है और P 2 है तो P प्लस क्यू 2 हो जाएगा, और अगर Q 8 है P 3 है तो Q प्लस P 11 हो जाएगा। तो आपकी P प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं 2 और 11। समझ आ गया। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई 8 एंड 9 बोथ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल चेक द डिविजिबिलिटी बाई 8 एंड देन यू विल मूव ऑन टू 9 एंड चेक द डिविजिबिलिटी बाई 9। और 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, और अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सम ऑफ डिजिट्स किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। कहा गया कि एक दुकानदार यानी ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर आरएस 210 देन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। कहा गया कि एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु पे 12.5 रुपये की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितने की देता है 12.5% की, यानी अगर वो 8x का खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8x हो तो सेलिंग प्राइस उसकी होती है 7x, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 7x पे बेचने पे उसे कितने का लाभ होता है 20% का, यानी कि 7x पे, अच्छा ये मार्केट प्राइस है, सॉरी ये मार्केट प्राइस अगर 8x है तो सेलिंग प्राइस कितनी है 7x, क्योंकि 12.5% यानी 1/8 हिस्से की छूट देता है। 8x पे 1/8 हिस्सा कितना हो गया x, यानी 8x का खरीदता है तो x रुपये की छूट यानी 7x का बेचता है। और कहा गया कि 7x में बेचने पे उसको कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट होगा 20% का, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 होता तो सेलिंग प्राइस 6, यानी ये बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी अगर 20% लाभ लेके बेचना है तो CP के 6/5 पे बेचना पड़ेगा, यानी CP का 6/5 आपको दिया गया 7x, यानी यहाँ से हमारा CP कितना हो जाएगा, CP बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 सत्ते 35x/6, 5 सत्ते 35x/6, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 35x/6। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस दी गई 210, यानी कि 35x/6 बराबर दिया गया 210, यहाँ से 35 से कट जाएगा ये 6, यानी x बराबर आपको दिया गया 36, x बराबर 36। अब अगर x बराबर 36 है तो आपसे पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, यानी x बराबर अगर आपका 36 है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 36 × 8 यानी कि 288, यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया 288। समझ आ गया, कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलो परसेंटेज का क्वेश्चन देख लो। परसेंटेज का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो एक सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, एक परसेंटेज में, कई बार एक ही आता है। कहा गया 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। कहा गया 10 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। कहा गया एक परीक्षा में 2 छात्र शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, यानी अगर एक A पाता है तो दूसरा A+9 पाता है। और कहा गया और उनके अंकों में और जो ये A+9 पाता है वो इनके अंकों के योग का 56% है, यानी हम कह सकते हैं A+9 जो है वो अंकों का योग, यानी 2A+9 का 56% है, यानी इसका 56/100 है। तो आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे कहा गया कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने। आप सॉल्व कर लीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। 100 का A+9 में गुणा, यानी 100A + 900 बराबर हो गया 56 दूना 112A प्लस 56, तो आप कहेंगे 504 हो जाएगा, ठीक है
504। अब इसको सॉल्व करिए, यानी आपका हो गया 12A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 396। तो ये आपका हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी A बराबर हो गया 33। अगर A बराबर 33 हो गया तो उनके द्वारा प्राप्त अंक 1 का 33 हो गया और 1 का 33 + 9 यानी 42 हो गया। तो आपको अंकों का वो पता चल गया, कितना कितना पाए 42 और 33, 42 और 33। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, रेस वाले अभी नहीं कर रहे हैं, रेस भी हम कर लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी कर लेंगे, ताकि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। और अगर आपको किसी टॉपिक का बेसिक पढ़ना है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस। तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पूरे साल के एक, जैसे सीजीएल का 18 का लिया तो पूरे साल का टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, पूरे साल का परसेंटेज, पूरे साल की ज्योमेट्री, पूरे साल की ट्रिको, ऐसे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस सबका मिल जाएगा। ठीक है। और सीजीएल मेंस का तो हम 2011 से लेकर 18 तक कर रहे हैं। कहा गया ये मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड अ ब्रिज 640 मीटर्स लॉन्ग इन 15 सेकेंड। कहा गया एक आदमी को और एक खंबे को, वो एक पुल को जिसकी लंबाई 640 मीटर है, उसको 15 सेकंड और 35 सेकंड में क्रॉस करते। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। यानी अपनी लंबाई के बराबर अगर ऐसे स्पीड से चलती है तो उसको 15 सेकंड लगते हैं। और अगर किसी ब्रिज को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपान एस कर देंगे तो ये बराबर आपको दिया गया 35 सेकंड। अब आपसे कहा गया अगर 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो उसके द्वारा कितना समय लगेगा। देखो, एक चीज़ बताओ, आपसे कहा गया, आपको पता है कि 15 सेकंड में वो, यहाँ से एक काम करो, इसमें इसको डिवाइड कर दो, दूसरी मेथड से करें। अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा L + 640 डिवाइडेड बाई L बराबर 35/15 यानी 7/3। गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 4L = 640 × 3 यानी L बराबर आ जाएगा 480। ठीक है, L बराबर कितना आ जाएगा 480, यानी लंबाई कितनी आ गई ट्रेन की 480। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 480/15 यानी 15 × 45, 15 × 2 = 30, यानी कि उसकी स्पीड है 32 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कहा कि 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, यानी इसके द्वारा चली गई दूरी तब कितनी हो जाएगी अगर 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 12 × 4 = 16, 1760 मीटर उसको चलना पड़ेगा और स्पीड है 32, तो कितना समय लगेगा 1760/32। तो काट दीजिए, 8 से काटेंगे 8 × 4 = 32, इससे काटेंगे ये आपका हो जाएगा 22 और 8 दूना 16, 1 मिनट देख लीजिए, ये 220 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 55, यानी 55 सेकंड का समय लगने वाला है। देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी बिंदु, किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी L होगी। अब अगर L दूरी यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी S स्पीड से पार करती है 15 सेकंड, और किसी खंभे को किसी पुल को, किसी ब्रिज को या किसी ट्रेन को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों की लंबाइयों का योग होती है। आपने कहा L + 640 को पार करने में कितना समय लेती है 35, तो यानी L + 640 टोटल दूरी बटे स्पीड बराबर समय हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करके हमने एक बार L सॉल्व किया, एक बार S सॉल्व किया, दोनों को वैल्यू पुट करके अब हमें पूछा गया था कि 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। हम कहेंगे 1280 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर पार करना है तो अपनी लंबाई का और इसका 1280 का योग, यानी कि टोटल 1760 चलना है, समय है 32, स्पीड है 32, तो समय लगेगा दूरी बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। समझ आ गया। एक और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट 3। कहा गया A and B आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर, यानी कि A और B अलग अलग डिजिट हैं। कहा गया इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B। आपसे कहा गया कि अगर A और B दो अलग अलग संख्याएं हों और इनके द्वारा बनने वाली संख्याएं, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर A और B दो अलग अलग संख्याएं तो इनके द्वारा बनने वाली संख्याएं क्या होंगी, A और B हो सकती हैं। मतलब A और B अगर दो संख्या है तो इनके द्वारा बनने वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं, 10A + B, और एक बार B को आगे लिखोगे तो 10B + A, ये दोनों संख्याएं बनेगी। अब अगर इन दोनों का योग निकाला जाए तो 10A + A यानी कि 11A + 11B, ये इनका सम हो जाएगा। अब 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 11 × A + B। अब आपसे कहा गया कि ये जो दोनों संख्याएँ हैं, ये जो दोनों मतलब जो दोनों संख्याओं का योग निकल रहा है, दोनों संख्या जो A और B से बनने वाली दो संख्याएं हैं। अच्छा एक चीज़ आपसे कहा गया अलग अलग संख्याएं क्यों कही गई थी, अलग अलग संख्याएं इस वजह से कही गई कि अगर अलग अलग संख्याएं नहीं होंगी तो आप किसी को भी आगे पीछे लिखो, संख्या एक ही मिलने वाली है, तो इसी वजह से कहा गया अलग अलग संख्याएं। अब अगर ये अलग अलग संख्याएं हैं और आपको दिया गया है कि इनका जो योग है वो
पूर्ण वर्ग है तो आप कहेंगे इनका योग कितना हो जाएगा 11 इंटू ए प्लस बी, और ये परफेक्ट स्क्वायर दिया गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, 11 किसी का फैक्टर है? 11 किसी का फैक्टर नहीं, यानी कि अगर इसको स्क्वायर बनना है तो ए प्लस बी की वैल्यू 11 हो सकती है। ए प्लस बी की वैल्यू 11 भी हो सकती है, ए प्लस बी की वैल्यू और क्या हो सकती है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है आपका 44 भी हो सकती है। लेकिन ए और बी दोनों संख्याएं जो हैं एक एक अंक हैं, यानी एक अंकीय संख्या है, तो इनका योग कभी 18 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी कि 44 तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो 11 इंटू ए प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, 121 होना पड़ेगा, क्योंकि 11 ऑलरेडी है और 11 एक और मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी ए प्लस बी अगर 11 हो गया तो 11 इंटू 11 यानी 121 परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 11। ठीक है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो इंटीजर का स्क्वायर हो। तो आई होप आपको अच्छे क्वेश्चन इस सेट में भी मिल गए होंगे। और देखो यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 अगर आपको देखना है तो PDF जो आपको मिलेगा उसमें सेट 1 और सेट 2 की लिंक दी गई है। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे PDF पे। नेक्स्ट वीडियो फिर मिल जाएगी आपको अगले दिन, और नेक्स्ट सेट आपको फिर आपको पता होगा कि टेलीग्राम में पहले अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग सॉल्व कर लें। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं पहले तो ये गलत कर रहे हैं, वीडियो देखने से पहले सेट को सॉल्व कर लिया करें। 7 बजे के करीब आधे घंटे का समय निकालें, सॉल्व कर लिया करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।